हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिल्जा। आज फाइनली बहुत टाइम के बाद वीडियो बन रहा है और मैं बता देना चाहती हूँ कि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन इस टाइम पे पूरा एक महीना बीत गया जब मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं। और आज भी कोई इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन कल रात को एक कमेंट आया, उसकी वजह से मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे फाइनली एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो मैंने कोई भी प्रिपरेशन के बिना सिर्फ ये स्क्रिप्ट लिख के फिर मैंने फटाफट जो है कोई भी सेटअप किए बिना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले वीडियो इतने टाइम से क्यों नहीं आ रहे थे उसके बारे में बात करें तो हमें अचानक से जो घर है वो चेंज करना पड़ा विद इन 2 डेज़। तो उसकी वजह से एक तो अप्स एंड डाउन पूरा हो गया, क्योंकि वहाँ से पूरा घर को उठाना, यहाँ पे पूरा घर को शिफ्ट करके पूरा अपनी जगह पे रखना। अभी भी थोड़ा जो अरेंज करना है वो बाकी है, लेकिन वो तो धीरे धीरे होता रहेगा। तो एक वजह तो ये है, और ये जो सारा मैंने किया उसकी वजह से थोड़ा सा मेंटली एंड फिज़िकली दोनों ही आप समझ सकते हो, जिन्होंने घर चेंज किया होगा तो वो थोड़ा थक जाते हैं, उसमें से रिकवर होने में टाइम लग गया मुझे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से नहीं वीडियो बन पाई। आपको जो स्वेलिंग वगैरह है वो मेरे फेस पे अभी भी थोड़ी सी दिख रही होगी। और उसके अलावा वीडियो बनाने का मेन रीज़न आज फटाफट से वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि कल रात को एक कमेंट आया कि मैम आपकी ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा कितना आया है। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी पास्ट में मुझे एफ पे पर भी मैसेज पड़े हुए हैं, इंस्टा पे भी पड़े हुए, एंड यूट्यूब पर ये शायद दूसरा कमेंट है जिसमें पूछा गया है कि ट्रीटमेंट का खर्चा कितना है। और फर्स्ट एक कमेंट है, उसमें तो लिखा हुआ है कि मैम प्लीज़ आप मुझे ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा बताएं, मैं खुद एक कोलोरेक्टल कैंसर पेशेंट हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि टोटल अमाउंट मैं बता दूंगी, लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करते हुए रियलाइज़ किया कि अमाउंट बताने पर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर मैं अमाउंट बता दूं तो सामने वाला इंसान जो अपने ट्राई कर रहा है अपनी ट्रीटमेंट करवाने का, या फिर जो भी उनके फैमिली मेम्बर है, वो ट्रीटमेंट का टोटल खर्चा सुनकर ही सोचेंगे कि नहीं, हमें ट्रीटमेंट नहीं करवानी चाहिए। पर मेरा जो केस है वो अलग है, और उसमें बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से मेरी ट्रीटमेंट का खर्चा बढ़ा हुआ था। हो सकता है ट्रीटमेंट का खर्चा कम भी हो सकता है, जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से मेरा जो ट्रीटमेंट का खर्चा ज़्यादा आया था। तो आज यही सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ उस टाइम पे कोरोना जो है वो अपने पीक पर था और बहुत ही फैला हुआ था। तो हमारे पास डॉक्टर के भी ऑप्शंस नहीं थे, उसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल के भी ऑप्शंस नहीं थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक बार तो मैं एससीजी कैंसर हॉस्पिटल गए थी, मतलब सेकेंड ओपिनियन के लिए, लेकिन मुझे 101 बुखार था, 101। तो उन्होंने मुझे गेट से ही एंटर नहीं करने दिया। उन्होंने बोला कि पहले आप कोरोना के टेस्ट करवा के आइए, उसके बाद हम आपकी जो फाइल है वो अंदर लेंगे। तो उस टाइम पे जो कोरोना का टेस्ट है मुझे अभी भी याद है, वो 4,500 में होता था सबसे, जब मार्च अप्रैल चल रहा था 2020 में। तो वहाँ पर मेरे ऑप्शंस जो है वो कम होते गए। इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी कि मैं हर जगह जा नहीं सकती थी, अगर मैं जाऊँ तो ये सारे प्रॉब्लम होते थे। तो उसकी वजह से एक तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे डॉक्टर के और हॉस्पिटल के। उसके अलावा जो हमने हॉस्पिटल चूज़ किया था वहाँ पे ऑलरेडी कोविड पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही थी, वार्ड अलग था लेकिन सेम हॉस्पिटल थी। तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मेरी हर जगह पे ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल रूम लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुझे कोई भी जगह पे कोरोना का थोड़ा सा भी इन्फेक्शन लग जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरी इम्यूनिटी थी वो वीक थी। एक तो वजह ये है कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा हुआ। उसके अलावा जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ, तो पहला जो ऑपरेशन है वो लेप्रोस्कोपी से हुआ, और उनको 2 दिन के बाद लगा कि नहीं, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं गया है, क्योंकि मेरा जो बीपी है वो कांस्टेंट डाउन जा रहा था और मुझे ब्लीडिंग बहुत ही हो रही थी। जहाँ से लेट्रिन की जगह होती है एनएस से, वहाँ से बहुत ही ब्लीडिंग जा रहा था।
तो एक तो लेप्रोस्कोपी से फर्स्ट ऑपरेशन और दूसरे 2 दिन बाद ही मेरा दूसरा ऑपरेशन ओपन सर्जरी हुआ, और उसी वक्त मुझे इलियोस्टोमी बैग भी लगाया, यानी कि मैं स्टोमा पेशेंट भी हो गई। उसके अलावा मुझे 2-3 बार आईसीयू में भी शिफ्ट करना पड़ा और मैं 18 दिन हॉस्पिटल में रही थी। तो उसकी वजह से भी हमारा जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा आया है। थर्ड वजह ये है कि कोलोरेक्टल कैंसर होने की वजह से, और मुझे स्टूल में ब्लड बहुत ही पास होता था, फ्रेश ब्लड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पास होता था। तो मुझे पूरी ट्रीटमेंट के दरमियान बहुत सारी बार, मुझे काउंट खुद से भी याद नहीं है मुझे कितनी बार ब्लड चढ़ाया गया है और प्लाज्मा भी चढ़ाया है। तो उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो थोड़ा थोड़ा करके उसमें भी ऐड होता गया और वो बढ़ता गया। तीसरी वजह ये है कि मेरा जो कैंसर है वो टाइप ऐसा होने की वजह से मुझे केमोथेरापी और सर्जरी है उसने बिल्कुल भी अपना असर नहीं दिखाया, मुझे रीअकरेंस हुआ। तो उसकी वजह से मैंने इम्यूनोथेरापी भी स्टार्ट किया, और इम्यूनोथेरापी स्टार्ट होने में वक्त था और हम लोग सर्च कर रहे थे कि इम्यूनोथेरापी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे मैं हरिद्वार पतंजलि भी गई थी। तो वहाँ पर भी मैं 2 हफ्ता रुकी थी, यानी मैं 14 डेज़ के अराउंड रुकी थी। तो वहाँ पर भी मेरा एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ पे पर डे का जो मुझे रूम मैंने इमरजेंसी में लिया था, तो मुझे वहाँ पर जो पर डे है वो 5500 वाला रूम मिला था। तो उसकी वजह से भी मेरा 15 दिन का कॉस्टिंग है वो भी बढ़ गया था। उसके अलावा फिर मैंने जब इम्यूनोथेरापी करवाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनोथेरापी बहुत ही कॉस्टली होती है। जिन्हें नहीं पता है, मैं यहाँ पर अमाउंट उसका भी रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि वो दवाइयों के अनुसार उसके प्राइस होते हैं। वो सिर्फ इंजेक्शन एक आता है, उसकी ही प्राइस होती है जो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से भी मेरा जो पूरे ट्रीटमेंट का प्राइस है वो बढ़ गया। उसके अलावा यहाँ से हम अहमदाबाद जाते थे एवरी 15 डेज़, क्योंकि मेरी जो हम लोग रहते हैं वडोदरा में, और जो मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी वो HCG कैंसर अहमदाबाद में चल रही थी। तो यहाँ से हर 15 दिन में आना जाना, क्योंकि मैं ट्रैवल किसी और में नहीं कर सकती, तो हम हमारी गाड़ी लेकर जाते थे। चौथा रीज़न ये भी है कि मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। तो जो मेरा शुगर लेवल है वो पूरी ट्रीटमेंट के दरमियान काफ़ी ऊपर नीचे हुआ, और जब मेरी सर्जरी हुई थी उस टाइम पे, तो अभी मैं जो इंसुलिन ले रही हूँ उसकी 3 गुना ज़्यादा इंसुलिन ले रही थी, और जो खाना है वो मैं अभी जो खाती हूँ उससे 3 गुना कम खाती थी। लेकिन फिर भी शुगर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता था। तो मेरे जो इंसुलिन वगैरह का खर्च भी है वो भी इस कैंसर ट्रीटमेंट में जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने सोचा कि हमें ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर नहीं बतानी चाहिए। पांचवा रीज़न ये है कि स्कैनिंग की वजह से हमारा जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि जनरली पैट स्कैन वगैरह डॉक्टर हर 6 महीने में बोलते हैं, और जो ब्लड टेस्ट वगैरह होता है वो मंथली होता है, या फिर जब ट्रीटमेंट हो तब होता है। लेकिन मेरे केस में ये था कि क्योंकि मैं इम्यूनोथेरापी ले रही थी, वहाँ पर भी डॉक्टर को भी जानना था कि ट्यूमर साइज में कोई फ़र्क आ रहा है या फिर ये ट्रीटमेंट हमें आगे नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह से पैट स्कैन हम एवरी 3 मंथ में जाते थे, और जो रेगुलर ब्लड टेस्ट वगैरह है वो भी हम हर 15 दिन में करवाते थे, क्योंकि मेरी जो ट्रीटमेंट साइकिल थी वो 15 दिन की थी, तो हम 15 दिन में वो भी करवाते थे। यही सारी वजह से मैंने सोचा कि मैं अपना ट्रीटमेंट का कॉस्ट नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे हो सकता है किसी का हौसला टूट जाए। और जो बिलो एवरेज होते हैं सैलरी में, उनके लिए कई सारी NGOs भी काम करती है, और अगर आप गुजरात से हो तो माँ अमृतम कार्ड भी है जो आपको हेल्प कर सकता है बहुत सारे ट्रीटमेंट में और बहुत सारे स्कैन में। तो वहाँ पर ये आपका खर्चा जो है वो भी कम करवा सकता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे अभी भी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कीजिए, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरा जो पेज का नाम है वो कैंसर सर्वाइवर सेल्जा है, और आगे जो रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स पे मैंने अपनी स्क्रिप्ट बना के रखी है, तो आगे भी वीडियोस आते जाएंगे। आप वीडियोस देखिए। अगर कोई भी ऐसा है जिसके साथ आपको शेयर करना है, कोई कैंसर पेशेंट है, आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियोस, ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले
और बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आप अपने माइंड से पावरफुल हो कि हाँ मैं ठीक होने वाली हूँ या होने वाला हूँ, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। तो ये पॉजिटिव नोट के साथ आज का जो वीडियो है वो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।